हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम रिकार्डो का लगान सिद्धांत द रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट की चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, सामान्य बोलचाल की भाषा में लगान यानी रेंट का मतलब मकान, दुकान, गोदाम इत्यादि के लिए नियमित रूप से दिए जाने वाले किराए के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन अर्थशास्त्र में लगान शब्द का अर्थ कुछ भिन्न रूप में लिया जाता है। विद्यार्थियों, अर्थशास्त्र में लगान शब्द का उपयोग उत्पादन के उन साधनों के लिए भुगतान के लिए किया जाता है जिनकी पूर्ति की लोच अपूर्ण होती है, यानी जो साधन इम्परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई वाले होते हैं। विद्यार्थियों, अर्थशास्त्र में लगान के संदर्भ में अर्थशास्त्रियों में मतभेद है। जहाँ तक हम क्लासिकल अर्थशास्त्रियों, जिसमें हम रिकार्डो और मार्शल को ले सकते हैं, तो इन्होंने लगान का संबंध केवल भूमि से किया है, यानी लगान भूमि को प्राप्त होता है। जैसा कि मार्शल कहते हैं, लगान वह आय है जो प्रकृति के निःशुल्क उपहार से प्राप्त होती है। और रिकार्डो कहते हैं कि लगान भूमि की उपज का वह भाग है जो भूमिपति को भूमि की मौलिक एवं अविनाशी शक्तियों के लिए चुकाया जाता है। तो रिकार्डो और मार्शल जैसे क्लासिकल अर्थशास्त्री लगान को केवल मात्र भूमि अथवा प्रकृति के अन्य निःशुल्क उपहारों के लिए लगान शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने लगान की अवधारणा को विस्तृत करके उसमें उत्पादन के अन्य साधनों को भी सम्मिलित कर लिया है। आधुनिक अर्थशास्त्री कहते हैं कि लगान उत्पादन के लिए केवल भूमि के लिए से ही नहीं होता, बल्कि उत्पादन के अन्य उन साधनों से भी उत्पन्न होता है जिनमें भूमि पहलू यानी लैंड एस्पेक्ट पाया जाता है। लैंड एस्पेक्ट से विद्यार्थियों हमारा मतलब है कि भूमि की एक प्रमुख विशेषता होती है कि भूमि की पूर्ति लोचदार नहीं होती, और इसलिए आधुनिक अर्थशास्त्री कहते हैं लगान से अभिप्राय उन उत्पादन के साधनों को किए गए भुगतानों से है जिनकी पूर्ति पूर्णतया लोचदार नहीं होती। ये कहना है स्टोनियर एवं हेग का। तो कहने का मतलब ये है कि लगान उत्पादन के उन साधनों को प्राप्त होता है जिनकी पूर्ति की लोच अपूर्ण होती है। विद्यार्थियों, आधुनिक अर्थशास्त्री लगान को इस रूप में भी देखते हैं कि लगान किसी उत्पादन साधन की वर्तमान आय, प्रेजेंट अर्निंग और स्थानांतरण आय, ट्रांसफर अर्निंग के अंतर के बराबर होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को उसके सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक उपयोग में उसको आय मान लीजिए 10,000 रुपये महीने मिल रही है, और मान लीजिए वर्तमान व्यवसाय में उसे 11,000 रुपये प्रति माह प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर वर्तमान आय 11,000 रुपये और उसके किसी वैकल्पिक उपयोग में जो उसे 10,000 रुपये प्राप्त हो रहे हैं, तो उन दोनों का अंतर यानी 1,000 रुपये प्रति माह उस साधन को लगान प्राप्त हो रहा है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए एक अध्यापक है, वह स्कूल में पढ़ाता है, तो उसे मान लीजिए 11,000 रुपये महीने मिल रहे हैं, और मान लीजिए वह लिपिक का कार्य करता है। लिपिक का कार्य उसके लिए वैकल्पिक कार्य है जिसको वह कर सकता है, जिसमें उसे 10,000 रुपये प्रति माह मिल रहे हैं। तो यहाँ पर वर्तमान में जो व्यक्ति अध्यापन कार्य कर रहा है जिसमें उसे 11,000 रुपये मिल रहे हैं, तो यहाँ पर 1,000 रुपये उसके लिए लगान होगा। तो इस प्रकार विद्यार्थियों
लगान उत्पादन के अन्य साधनों, भूमि के अतिरिक्त अन्य साधनों को भी प्राप्त हो सकता है। विद्यार्थियों, रिकार्डो के लगान सिद्धांत की चर्चा करने से पूर्व हम इकोनॉमिक रेंट और ठेका लगान, कॉन्ट्रैक्ट रेंट, आर्थिक लगान और ठेका लगान, इन दो अवधारणाओं में भी अंतर देख लेते हैं। तो अर्थशास्त्र में आर्थिक लगान और ठेका लगान में अंतर किया जाता है। आर्थिक लगान केवल भूमि के उपयोग के लिए दिया जाता है और जो ठेका लगान है इसमें भूस्वामी के द्वारा भूमि में किए गए विनियोग का प्रतिफल भी यानी ब्याज आय भी शामिल होती है। यानी कहने का मतलब है कि आर्थिक लगान से ठेका लगान प्राय अधिक होता है और ठेका लगान का जो निर्धारण है वह मांग पूर्ति की शक्तियों के अनुसार होता है। तो आर्थिक लगान जहाँ केवल भूमि के प्रयोग के लिए दिया जाता है और जो ठेका लगान है उसमें भूमि के उपयोग के प्रतिफल के अलावा भूमि पर लगाई गई पूंजी का ब्याज भी शामिल है। और आधुनिक परिभाषा में जैसा कि हम देख रहे थे कि लगान वर्तमान आय, किसी साधन की वर्तमान आय और स्थानांतरण आय का अंतर होता है और जो ठेका लगान है वह भूमि की मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होता है। तो इस प्रकार इन दोनों में अंतर होता है। और अब हम चर्चा करते हैं रिकार्डो के लगान सिद्धांत की। विद्यार्थियों, क्लासिकल अर्थशास्त्री डेविड रिकार्डो ने 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में लगान पर अपने विचार व्यक्त किए थे और जो रिकार्डो का लगान सिद्धांत है विद्यार्थियों, वह विभेदात्मक लगान है, डिफरेंशियल रेंट है, जिसका मतलब है कि यह भूमि की उर्वरा शक्ति और स्थिति में अंतर के कारण उत्पन्न होता है। विद्यार्थियों, रिकार्डो के अनुसार लगान एक आधिक्य है जो भूस्वामी को प्राप्त होता है। विद्यार्थियों, लगान के बारे में रिकार्डो की दी गई परिभाषा इस प्रकार है कि यह भूमि की उपज का वह भाग है जो भूस्वामी को मिट्टी की मौलिक एवं अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के लिए दिया जाता है। विद्यार्थियों, इस परिभाषा में जैसा कि मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, मौलिक एवं अविनाशी शक्ति शब्द बड़ा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ मौलिक शक्ति से मतलब है कि उस शक्ति से है जो मिट्टी प्रकृति से प्राप्त करती है, यानी जो मनुष्यकृत नहीं है। जो मिट्टी का जो उपजाऊपन है वह मनुष्यकृत नहीं है। एक भूमि के टुकड़े की उर्वरा शक्ति, उसका तापक्रम, मिट्टी की बनावट आदि ये सब प्राकृतिक तत्वों से बनता है। तो रिकार्डो ने जो भूमि की शक्तियों को, उर्वरा शक्ति को मौलिक एवं अविनाशी माना है, कभी खत्म होने ना होने वाली माना है। हालांकि जिसको आगे चल के अर्थशास्त्रियों ने इस वाक्यांश की आलोचना भी की है, लेकिन रिकार्डो के अनुसार लगान में ये शब्द बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों, दूसरी बात ये है कि रिकार्डो के लगान सिद्धांत में जो लगान है वह प्रकृति की कृपणता या कंजूसी से, निगार्डीनेस ऑफ नेचर से उत्पन्न होता है। इसको विद्यार्थियों में ऐसे समझ सकते हैं कि जो रिकार्डो से पहले जो फिजियोक्रेट्स अर्थशास्त्री थे, उन्होंने भूमि के लगान को प्रकृति की उदारता यानी बाउंटी ऑफ नेचर का सूचक माना था, लेकिन इसके विपरीत रिकार्डो ने लगान की उत्पत्ति के लिए प्रकृति की कंजूसी को उत्तरदायी माना है। उन्होंने कहा है कि रिकार्डो ने कहा है कि भूमि की पूर्ति उसकी मांग की तुलना में
काफ़ी सीमित होती है। हालांकि भूमि में जो उर्वरकता है, उत्पादकता है, वह प्रकृति की कृपा की सूचक होती है, लेकिन भूमि में सीमितता का एक प्रमुख गुण होता है। और इसलिए अगर भूमि असीमित होती तो लगान उत्पन्न नहीं होते, उपजाऊ भूमि असीमित होती, लगान उत्पन्न नहीं होते। तो रिकार्डो का कहना है कि जो लगान है वह भूमि की पूर्ति मांग की तुलना में सीमित होने के कारण होती है। तो विद्यार्थियों, रिकार्डो का जो लगान सिद्धांत है उसमें कुछ मान्यताएं निहित हैं। इसमें हम ये देख सकते हैं कि रिकार्डो ने अपने लगान सिद्धांत में अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता को माना है, भूमि की पूर्ति सीमित है, भूमि में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है, लगान केवल भूमि को ही प्राप्त होता है, लगान दीर्घकाल में प्राप्त होते हैं, और भूमि की जो जुताई है वह अवरोही क्रम में की जाती है, जिसका मतलब पहले सबसे अधिक उपजाऊ भूमि पर खेती की जाएगी, उसके बाद उससे कम उपजाऊ भूमि पर खेती की जाएगी। भूमि पर काम में लाए गए श्रम तथा पूंजी को उन्होंने एक सिंगल साधन के रूप में माना है, और लगान कीमत के द्वारा निर्धारित है, और देश में जनसंख्या की निरंतर वृद्धि हो रही है। तो इन मान्यताओं के अधीन रिकार्डो के अनुसार लगान विभेदात्मक लगान होता है, डिफरेंशियल रेंट होता है, और यह भूमि की उर्वरा शक्ति और भूमि की स्थिति के अंतर के कारण उत्पन्न होता है, और यह एक आधिक्य है विद्यार्थियों, सरप्लस है, जो कि भूमिपति को प्राप्त होता है। हम रिकार्डो के विभेदात्मक लगान की व्याख्या दोनों प्रकार की कृषि में, एक्सटेंसिव कल्टीवेशन और इंटेंसिव कल्टीवेशन, विस्तृत कृषि और गहन कृषि, दोनों के अंतर्गत रिकार्डो के लगान सिद्धांत की व्याख्या कर सकते हैं। तो इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। विस्तृत कृषि और गहन कृषि दोनों में देख सकते हैं। रिकार्डो ने अपने लगान सिद्धांत में पूर्ण प्रतियोगिता की दशा को लिया है, और इसमें उन्होंने माना कि जो भूस्वामी हैं और जो काश्तकार हैं, अनेक काश्तकार हैं, वो भूमि के लिए आपस में प्रतियोगिता करते हैं। विद्यार्थियों, यदि हम रिकार्डो के अनुसार विस्तृत कृषि में लगान की उत्पत्ति को देखें तो हम एक ऐसे नए द्वीप की कल्पना कर सकते हैं जिस पर अभी कुछ लोग जाकर बसते हैं। तो मान लीजिए एक द्वीप है, नया द्वीप है, उस पर कुछ लोग जाकर बसते हैं, तो उस पर वह श्रम और पूंजी लगाकर भूमि पर उत्पादन करना चाहेंगे। और मान लीजिए हम ये मान लेते हैं कि उस द्वीप में भूमि की 4 श्रेणियां हैं, A, B, C, D, जैसा कि आप इसको यहाँ पर इस डायग्राम में देख रहे हैं। और तो इस स्थिति में सबसे पहले उस द्वीप पर A श्रेणी पर खेती की जाएगी श्रम और पूंजी की मात्रा लगाकर। और मान लीजिए इस A श्रेणी की भूमि पर 100 मीट्रिक टन अनाज उत्पन्न हो रहा है, और यह अनाज उस द्वीप पर निवासी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त है। अब मान लीजिए कालांतर में या तो जनसंख्या में वृद्धि होती है या नए लोग आकर द्वीप पर बसते हैं, तो वे अब B श्रेणी जो भूमि है उस पर खेती करेंगे। और हम देख रहे हैं B श्रेणी पर खेती करने पर उसी मात्रा में पूंजी और श्रम लगाने पर 80 मीट्रिक टन अनाज का उत्पादन हो रहा है। विद्यार्थियों, इस स्थिति में जो A श्रेणी पर 100 मीट्रिक टन अनाज उत्पन्न हो रहा है, B श्रेणी पर 80 मीट्रिक टन अनाज उत्पन्न हो रहा है, तो A श्रेणी पर 20 मीट्रिक टन लगान पैदा हो जाएगा। अब मान लीजिए और जनसंख्या में वृद्धि होती है, अनाज की और मांग बढ़ती है, तो C भूमि पर खेती की जाएगी, और उसके बाद C भूमि पर 60 मीट्रिक टन अनाज उत्पन्न हो रहा है। भूमि की उसी मात्रा से हम ले सकते हैं, मतलब 1 एकड़ भूमि ले सकते हैं हम, A, B, C तीनों के लिए 1 एकड़ भूमि ले सकते हैं।
श्रम और पूंजी की मात्रा लगाई गई हैं। और यदि और जनसंख्या बढ़ती है तो डी किस्म की खेती पर भूमि की जाएगी और डी किस्म की खेती पर जो भूमि करने पर जो अनाज का उत्पादन है वह 40 मीट्रिक टन हो रहा है। तो विद्यार्थियों, इस स्थिति में जो डी भूमि है उस पर जो लागत लगाई गई है उससे जो उत्पादन हो रहा है वह उतना ही है जितनी कि उस पर लागत लगाई गई है। और इस पर भूमि पर डी भूमि पर कोई रेंट उत्पन्न नहीं होगा। ये नो रेंट लैंड है जैसा कि यहाँ पर दिखाया हुआ है, लेकिन भूमि की ए बी सी टुकड़ों पर रेंट उत्पन्न होगा जो कि यहाँ पर शेडेड एरिया के बराबर है, छायांकित क्षेत्र के बराबर है। डी भूमि को विद्यार्थियों मार्जिनल लैंड कहेंगे। यहाँ पर इस स्थिति में ए बी सी भूमि को सुपर मार्जिनल लैंड कही जाएगी और सुपर मार्जिनल लैंड और मार्जिनल लैंड पर उत्पादन का अंतर ही रिकार्डो के अनुसार रेंट है और जो कि विभेदात्मक लगान कहा जाएगा। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार रिकार्डो के सिद्धांत में सबसे पहले अधिक उपजाऊ भूमि पर खेती की जाएगी, उसके बाद क्रमशः कम उपजाऊ भूमियों पर खेती की जाएगी। और जो यहाँ पर हमारी डी भूमि है वह नो रेंट लैंड है, सीमांत भूमि है। तो ये विस्तृत कृषि के अंतर्गत हमने लगान की उत्पत्ति को देखा है। विद्यार्थियों, हम इसी डायग्राम के माध्यम से गहन कृषि के अंतर्गत लगान की उत्पत्ति को भी देख सकते हैं। और गहन कृषि में हम ये मानकर चलते हैं कि भूमि के एक ही टुकड़े पर श्रम और पूंजी की कई इकाइयाँ लगाई जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में गहन कृषि के अंतर्गत एक बिंदु के पश्चात श्रम व पूंजी की सीमांत इकाई की स्थिति आ जाती है जिस पर लगान उत्पन्न नहीं होता, यानी जो सीमांत इकाई है श्रम और पूंजी की वह उतना ही उत्पादन करती है जितना कि उसकी लागत है। और इस स्थिति में विद्यार्थियों उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने के कारण लगान उत्पन्न होता है। हम इस डायग्राम को पुनः गहन कृषि के लिए भी प्रयुक्त कर सकते हैं कि मान लीजिए गहन कृषि में भूमि का एक टुकड़ा है, उस पर मान लीजिए श्रम और पूंजी की पहली इकाई यानी ए इकाई प्रयुक्त की जा रही है, उत्पादन 100 मीट्रिक टन हो रहा है। दूसरी इकाई प्रयुक्त की जा रही है श्रम और पूंजी की, उससे 80 मीट्रिक टन और उत्पादन हो रहा है। सी इकाई श्रम और पूंजी से 60 मीट्रिक टन उत्पादन हो रहा है। और मान लीजिए डी जो इकाई है, चौथी इकाई है श्रम और पूंजी की, उससे 40 मीट्रिक टन अनाज का उत्पादन हो रहा है। तो विद्यार्थियों, जो चौथी इकाई है श्रम और पूंजी की वह नो रेंट यूनिट है और पहली, दूसरी और तीसरी श्रम और पूंजी की इकाइयों से जो लगान है वह उत्पन्न होगा जो कि छायांकित क्षेत्र के बराबर है। यानी हम इसी डायग्राम को गहन कृषि के अंतर्गत भी देख सकते हैं। यहाँ गहन कृषि के अंतर्गत ए बी सी डी ये श्रम और पूंजी की इकाइयाँ हैं। तो विद्यार्थियों, रिकार्डो के लगान सिद्धांत को हम गहन और विस्तृत दोनों कृषियों में देख सकते हैं। हम इसको यदि समराइज करें तो विस्तृत कृषि में उत्पादन कार्य प्रयुक्त सबसे कम उपजाऊ भूमि को उत्पादन कार्य में प्रयुक्त सबसे कम उपजाऊ भूमि को हम सीमांत भूमि कहते हैं या लगान रहित भूमि कहते हैं। और कृषि उपज का बाजार मूल्य सीमांत भूमि की उत्पादन लागत के बराबर होता है। और लगान हमने जैसा कि बताया एक विभेदक आधिक्य है, डिफरेंशियल सरप्लस है, जो कि बढ़िया भूमियों को घटिया भूमियों के ऊपर प्राप्त होता है। लगान प्राप्त होने वाली भूमि को अधिसीमांत भूमि कहते हैं। और गहन कृषि के अंतर्गत लगान का जो उदय है वह भूमि की उर्वरा शक्ति की भिन्नता के कारण नहीं होता, बल्कि
उत्पत्ति ह्रास नियम के कारण होता है, क्योंकि हमने यहाँ भूमि का एक ही टुकड़ा लिया है जिस पर उत्पादन के लिए श्रम और पूंजी की इकाइयाँ निरंतर लगाई जा रही हैं। तो इस प्रकार गहन और विस्तृत कृषि में लगान की उत्पत्ति हमने देखी। विद्यार्थियों, रिकार्डो के लगान सिद्धांत को हम स्थिति और लगान यानी लोकेशन और सिचुएशन एंड रेंट कंडीशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि भूमि की उपजाऊपन यदि समान है, भूमि के सभी टुकड़ों की उपजाऊपन समान है, तो बाजार से भूमि की दूरी में अंतर होना लगान का कारण बन सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भूमि बाजार से अनुकूल स्थिति में है, जिसकी स्थिति अनुकूल स्थिति में है, उस पर लगान उत्पन्न होगा, और जो भूमि बाजार से दूरी पर स्थित है तो उस पर रेंट उत्पन्न नहीं होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि रिकार्डो के लगान की व्याख्या हम स्थिति के कारण भी देख सकते हैं। भूमि की स्थिति यानी भूमि कहाँ स्थित है, उसमें भी हम रिकार्डो के लगान के सृजन को हम देख सकते हैं। हालांकि रिकार्डो ने भूमि की उर्वरा शक्ति में अंतर को लगान का एक प्रमुख कारण माना है, लेकिन वह कहते हैं कि सबसे अधिक उपजाऊ और सबसे अच्छी स्थिति वाली भूमि पर खेती सबसे पहले की जाएगी। यदि सभी भूमियां समान रूप से उपजाऊ हैं तो लगान तब उत्पन्न होगा जब कोई विशिष्ट भूमि स्थिति का लाभ प्राप्त कर ले। यानी कहने का मतलब ये है कि भूमि की स्थिति में, लोकेशन में अंतर होने पर भी लगान उत्पन्न हो सकता है। तो इस प्रकार ये रिकार्डो का लगान सिद्धांत है। हम रिकार्डो के लगान सिद्धांत को विद्यार्थियों हम आधुनिक स्वरूप में भी उसको देख सकते हैं। यानी हम कुछ चित्रों की सहायता से हम रिकार्डो के लगान सिद्धांत का आधुनिक स्वरूप भी देख सकते हैं, और इसको हम इस अगले डायग्राम से देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 भूमि की श्रेणियाँ दिखाई गई हैं, ए भूमि, बी भूमि, सी भूमि, और यहाँ पर MPL और APL यानी श्रम की औसत उत्पादकता और श्रम की सीमांत उत्पादकता दिखाई हुई है। इसके अलावा यहाँ पर PL यानी श्रम की लागत जो कि मजदूरी के बराबर है, श्रम की मजदूरी के बराबर, वह दिखाई गई है, और यह PL जो है एक हॉरिजेंटल लाइन के रूप में आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति मानी गई है। और श्रम की जो लागत है या श्रम की मजदूरी यहाँ पर दिखाई गई है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि ए भूमि पर शेडेड एरिया के बराबर लगान उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि शेडेड एरिया के बराबर यानी प्रति इकाई जो लगान है वह है ए भूमि पर BF के बराबर उत्पन्न होगा, क्योंकि इस स्थिति में जो श्रम की जो लागत है, जो मजदूरी है, उससे ज़्यादा श्रम का औसत उत्पादन है। बी भूमि पर भी लगान उत्पन्न हो रहा है, लेकिन सी भूमि पर श्रम का सीमांत उत्पादन, श्रम का औसत उत्पादन और श्रम की जो लागत है, जो मजदूरी है, वह ई बिंदु पर सब बराबर है। तो ई बिंदु पर संतुलन होना लगान विहीन भूमि को व्यक्त कर रहा है, यानी ई भूमि पर लगान उत्पन्न नहीं होगा। तो इस प्रकार हम ABC जो भूमि के टुकड़ों पर हमने औसत उत्पत्ति, सीमांत उत्पत्ति वक्रों की सहायता से लगान का हम विश्लेषण किया है, जिसमें B और A भूमि पर लगान उत्पन्न होगा, C भूमि पर लगान उत्पन्न नहीं होगा।
विद्यार्थियों, ये रिकार्डो के लगान सिद्धांत का हम आधुनिक स्वरूप है, यानी हम श्रम के औसत लागत श्रम की लागत, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन वक्रों की सहायता से हमने इसको चित्रित किया है। अब हम रिकार्डो के लगान सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं हैं उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो जो रिकार्डो के लगान सिद्धांत की जो आलोचना की गई है वह यह है कि मिट्टी की मौलिक एवं अविनाशी शक्तियाँ, इस वाक्यांश को ही चुनौती दी गई है कि मिट्टी की या भूमि का जो उपजाऊपन है उसको आधुनिक तकनीक के माध्यम से बढ़ाया भी जा सकता है, और जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है या उपजाऊपन है वह अविनाशी नहीं है। और यह कहना भी कठिन है कि मिट्टी की कौन सी शक्तियाँ मौलिक शक्तियाँ हैं और कौन सी शक्तियाँ मनुष्य ने विकसित की है। विद्यार्थियों, आज जो भूमि का स्वरूप है वह उसके मौलिक स्वरूप से काफ़ी भिन्न है। मनुष्य ने भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए उस पर काफ़ी सुधार किए हैं और परिश्रम किए हैं, और भूमि की उर्वरा शक्ति को भी अविनाशी मानना भी पूर्णतया सही नहीं है। इसी प्रकार आलोचक कहते हैं रिकार्डो का कृषि क्रम भी सही नहीं है कि पहले सबसे उपजाऊ भूमि पर खेती की जाएगी और उसके बाद कम उपजाऊ भूमि पर खेती की जाएगी। जरूरी नहीं है व्यवहार में यही क्रम लागू हो। इसके अलावा आलोचक कहते हैं कि लगान विहीन भूमि का अस्तित्व ही नहीं होता, ऐसी कोई भूमि नहीं होती। भूमि के प्रत्येक टुकड़े पर लगान दिया जाता है, और लगान और कीमत के संदर्भ में भी अर्थशास्त्रियों ने आलोचना की है, क्योंकि रिकार्डो के लगान सिद्धांत में लगान को कीमत से निर्धारित नहीं माना है, बल्कि वह स्वयं कीमत को लगान जो है वह कीमत से निर्धारित होता है, वह कीमत को निर्धारित नहीं करता। जबकि हम देखते हैं कि आजकल छोटी फर्म हो या छोटा उद्योग है उसमें भी लगान कीमत में शामिल किया जाता है। इसके अलावा पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता की आलोचना की गई है, जिसके कारण ये सिद्धांत अव्यावहारिक हो गया है। और आलोचक कहते हैं कि जो लगान है भूमि की उर्वरता उपजाऊपन के कारण नहीं बल्कि भूमि की दुर्लभता के कारण उत्पन्न होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब भूमि की पूर्ति भूमि की मांग से कम है, भूमि दुर्लभ है, उस स्थिति में लगान उत्पन्न होता है। वास्तविक जगत में भूमि की पूर्ति बेलोच होती है और इसी वजह से दुर्लभता लगान स्केर्सिटी रेंट पाया जाता है। तो ये कुछ आलोचनाएं हैं जो कि अर्थशास्त्रियों ने की हैं। हालांकि रिकार्डो के सिद्धांत का इन आलोचनाओं के बावजूद रिकार्डो का सिद्धांत का ऐतिहासिक महत्व है, और रिकार्डो के सिद्धांत में लगान का जो विवेचन किया गया है, इस सिद्धांत को मार्क्सवादियों ने प्रयोग किया था भूस्वामियों पर प्रहार करने के लिए। यानी कहने का मतलब ये है कि रिकार्डो के सिद्धांत को मार्क्सवादियों ने भूस्वामियों के शोषण को स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया था। लेकिन विद्यार्थियों, वर्तमान समय में उत्पादन के साधनों की कीमत का निर्धारण मांग पूर्ति के सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। मैं समझती हूँ आपको यह रिकार्डो का सिद्धांत समझ में आ गया होगा। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।